स्किन से रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेस हो रही हैं, लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है। बहुत कम लोगों को पता होगा शायद कि स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का। कॉस्मेटोलॉजी के अंदर हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो बेसिकली वी डोंट कॉल देम पेशेंट्स, दे आर आवर क्लाइंट्स, दे कम फॉर ब्यूटी एनहांसमेंट, जो उनकी पर्सनालिटी है उसको और इम्प्रूव करने के लिए। लाइक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे देश की जलवायु के हिसाब से है, स्पेशली वर्षा ऋतु के अंदर फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना। और हम लोग स्किन की बीमारी के अंदर नेल्स के डिसऑर्डर्स, हेयर्स के जो हमारी बीमारियां हैं, बालों का झड़ना, रूसी, बालों का पतना पड़ना, ये सब चीज़ें भी हेयर डिसऑर्डर्स पे ही आती हैं। जैसे कहते हैं कि ब्यूटी इज़ फ्रॉम द इनसाइड, जब हम खाते हैं उसी का वो अपनी स्किन के ऊपर सब कुछ दिखता है। हमारे पास कंटेंट्स का एक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बाकी चीज़ें हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि वेस्टर्न कंटेंट्स देखते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड कंटेंट्स देखते हैं, बाकी कंटेंट मेकर्स का भी देखते हैं। बट बेसिकली क्या कि हमने नॉलेज तो ले लिया कंटेंट का, देन उसको रेलेवेंस को अपने को लोकलाइज करने की ज़रूरत है। कि हम कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो जो सजेस्ट कर रहे हैं क्या हमारी लाइफस्टाइल में वो पॉसिबल है। हाँ कुलदीप, देखिए बेसिकली क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको अपन एक दुधारी तलवार की तरह देख सकते हैं ना, डबल एज स्वॉर्ड जिसको बोलते हैं। आप चाहें तो उसको ठीक से यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो उससे हाथ कट जाएगा या आपको नुकसान भी हो जाएगा ना, वो वाली चीज़ है। तो स्पेशली क्या टेक्नोलॉजी के अंदर कंटेंट्स, इतने अच्छे कंटेंट्स अवेलेबल हैं कि सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो मुझे लगता है, वो सबसे सुलभ जो तरीका है वो कंटेंट्स ही है। अगर आपको सही कंटेंट क्रिएटर तक आप पहुंच जाते हैं, उनकी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, उन पे मनन करते हैं और उसको अपने चरित्र में अगर आत्मसात करते हैं तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। बड़ा फ़र्क कि देखो हमारे इमोशनल जो सेटअप है ना, वो स्टेबलाइज रहे, हम खुश रहें अंदर से, ये इवन स्किन में बहुत ज़्यादा दिखता है। अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो स्किन कभी भी आपकी वो दिखा नहीं पाएगी। पर मुझे किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं जैसे ही आधा एक घंटे किताब पढ़ता हूँ तो आई फील टोटली रिलैक्स्ड। कि आप एक सीन इमेजिन कीजिए कि एक है ना बैरन आइलैंड है, जैसा कोई द्वीप है जो छोटा सा, उसके अंदर और कुछ नहीं है ना। आप उसके अंदर पहुंच गए, आप अकेला आदमी पहुंच गया, और एक गोरिल्ला पहुंच गया अकेला। अच्छा है ना। नमस्ते, मैं कुलदीप आपके साथ, और इस वक्त आप देख रहे हैं 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्वास्थ्य सेवाओं की बात अक्सर मैं अपने शो के दौरान करता हूं। आज झुंझुनू की ऐसी शख्सियत के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, मुखातिब हो रहा हूं डॉक्टर अशोक चौधरी जी, जो कि एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं। साथ ही आप पूर्व में प्रोफेसर रहे हैं मेडिकल कॉलेज जोधपुर में, और आस्था हॉस्पिटल हमारे झुंझुनू शहर का एक प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है, आप उसका सार संभाल कर रहे हैं, उसकी सेवाएं जो है पूरे झुंझुनू शहर को दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद कुलदीप, आपको नमस्कार एवं हमारे सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। सर, पहला सवाल मैं जिसके साथ शुरुआत करना चाहूँगा, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेस हो रही हैं, लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि स्किन जो डिजीज होती है वो कितने टाइप की होती हैं, क्या बेसिक रीज़न होते हैं उसकी शुरुआत के? लाइक हम लोग कहते हैं कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, जैसे हम जानते हैं कि ब्रेन की चर्चा होती है, हार्ट की चर्चा होती है, पर बहुत कम लोगों को पता होगा शायद कि स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का। इट कवर्स ऑलमोस्ट 5 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, एंड ऑल इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स जो भी हैं बॉडी के, उन सबको स्किन कवर करता है। तो मोर और लेस स्किन की बीमारियां बहुत वाइड स्प्रेड हैं, और हम लोग स्किन की बीमारी के अंदर नेल्स के डिसऑर्डर्स, हेयर्स के जो हमारी बीमारियां हैं, बालों का झड़ना, रूसी, बालों का पतना पड़ना, ये सब चीज़ें भी हेयर डिसऑर्डर्स पे ही आती हैं। उसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब होता है हमारे मुंह के अंदर की जो झिल्लियां हैं, इवन जो हमारे जेनाइटल्स होते हैं, जनानंग होते हैं, उनके अंदर की झिल्लियां हैं, वहाँ के जो रोग हैं वो भी हम स्किन डिजीज़ के अंदर ही डील करते हैं। अब बेसिकली स्किन डिजीज़ ब्रॉडली तो बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है स्किन, पर हम ब्रॉडली अगर डिस्क्राइब करें इसको तो 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। फर्स्ट तो होता है जो बेसिक स्किन डिजीज़ है, जिससे मरीज पीड़ित है। लाइक उसको दर्द है पेशेंट को, या पेशेंट के खुजली है, जलन है, तो उसको हम कोर डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। मतलब वो बेसिक स्किन की बीमारियां हैं, है ना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके अंदर हम डील करते हैं कॉस्मेटोलॉजी के अंदर। कॉस्मेटोलॉजी के अंदर हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो बेसिकली वी डोंट कॉल देम पेशेंट्स, दे आर आवर क्लाइंट्स, दे कम फॉर ब्यूटी एनहांसमेंट, जो उनकी पर्सनालिटी है उसको और इम्प्रूव करने के लिए। लाइक ग्लो ऑफ द स्किन अगर है तो ऐसा तो हमें उसे बीमारी मानने की ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि आजकल ऑडियो वीडियो का ज़माना आ गया है, सेल्फीज का ज़माना आ गया है, हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। हर को सेल्फीज के कारण लोगों का ज़्यादा अवेयरनेस हो गया, मुझे तो ये लगता है। तो उसके कारण सभी को अच्छी ग्लोइंग स्किन चाहिए,
और अच्छे हेयर्स भी चाहिए लोगों को। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं हेयर्स और स्किन के जो फेस के जिसके अंदर हम पिगमेंटेशन एक्ने सारे पार्ट्स इंक्लूड करते हैं, ये कॉस्मेटोलॉजी के अंडर में आते हैं। तो ऑफ लेट पिछले 4-5 सालों के अंदर मैंने मेरी प्रैक्टिस में पाया है, पहले हमारे पास कोर डर्मेटोलॉजी के पेशेंट्स ज़्यादा होते थे। अब जिस तरह से समृद्धि बढ़ी है सोसाइटी के अंदर और जिस तरह से लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, तो अब हमारे पास कॉस्मेटोलॉजी के पेशेंट्स की संख्या का प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है। कई बार हम लोग फेस करते हैं कि हमारे स्किन में छोटे छोटे रेड कलर के दाने होना शुरू हो जाते हैं, अपने आप वो खत्म हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद वापस हो जाते हैं, स्किन में एक रूखापन सा महसूस होता है। तो ये किस तरीके से शुरुआत होती है स्किन में प्रॉब्लम की? क्या फूड स्ट्रक्चर की वजह से होता है या फिर अनहाइजेनिक रहने की वजह से होता है? क्या रीजंस होते हैं इसके? बेसिकली स्किन का क्या रहता है कि जेनेटिक मेकअप के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी स्किन किस तरह रहेगी। बेसिकली नॉट ओनली स्किन, जैसे हम देखते हैं कि हमारी हाइट है तो वो भी जेनेटिक मेकअप पे रहता है। फिर हमारी हेयर की जो बनावट है वो भी हम देखते हैं कि हमारी पेरेंट्स की जैसी है, उसी से मिलती जुलती मोर और लेस रहती है ना। तो उसी तरह से हम स्किन हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं ना। अब इनहेरिट करते हैं वो स्किन आपकी ऑयली भी हो सकती है ना, आपकी ड्राई स्किन भी हो सकती है, आपकी नॉर्मल स्किन भी हो सकती है, एंड यू कैन इवन हैव अ सेंसिटिव स्किन, है ना। तो पहले मोटा मोटा मैं ये बता दूं कि हम कैसे स्किन को डिफाइन कर देते हैं ना। ऑयल स्किन वो है जिसमें आप फेस को 2 से 3 बार धोते हैं, फिर भी आप जब भी देखते हैं तो यूँ लगता है कि फेस में बिल्कुल चिकनाई बनी हुई है ना। कई बार पेशेंट्स आते हैं कि सर मेरा फेस में तो इतना ऑयल निकलता है कि मुझे लगता है मैं इस फैक्ट्री लगा दूँ ऑयल की, है ना। इट्स लाइक दैट। और ड्राई स्किन का ये रहता है कि इवन आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्चराइजर्स 3 to 4 टाइम्स पेशेंट ऑलवेज फील ड्राई स्किन, उन्हें लगता है स्किन में खिंचाव आ रहा है, ड्राइनेस हो रही है ना। और काफ़ी मेजोरिटी % ऑफ द पेशेंट्स आर ब्लेस्ड विद नॉर्मल स्किन, जो मौसम के हिसाब से थोड़ी ड्राई रहती है, अदरवाइज इट इज़ नॉर्मल, है ना। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किन इज सेंसिटिव स्किन, है ना। ये एक सबसे प्रॉब्लमेटिक टाइप की स्किन होती है। इसमें ये रहता है कि अगर पेशेंट जब भी कुछ लगाता है, वेन एवर ही और शी अप्लाई सम काइंड ऑफ मेडिकेशन, इवन सम मॉइस्चराइजर, तो ब्रेकआउट्स होने शुरू हो जाते हैं स्किन के अंदर। ऐसी स्किन को डील करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, और वो डॉक्टर जब देखते हैं आपको, स्किन स्पेशलिस्ट, तो बता पाते हैं कि आपकी स्किन किस तरह की है, किस तरह के मॉइस्चराइजर्स आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरह की सनस्क्रीन्स आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रॉडली क्या रहता है कि आम जन को ऐसा लगता है कि सनस्क्रीन का मतलब फोटो प्रोटेक्शन, धूप से मुझे बचाना है ना। तो ये इसमें क्या रहता है कि सनस्क्रीन्स सब एक जैसी नहीं होती है ना। वी हैव गॉट अ वाइड वैरायटी ऑफ सनस्क्रीन, है ना। लाइक ड्राई स्किन है तो वी विल हैव सनस्क्रीन जिसके अंदर थोड़ा मॉइस्चराइजर ऐड किया हुआ है ना। अगर लाइक ऑयली स्किन है तो हम लोग उसके लिए क्या जेल फॉर्मुलेशंस लेंगे जो ड्राइनेस मेंटेन रखती हैं स्किन को, पोर्स को आपके ब्लॉक नहीं करती। टीनेजर्स की स्किन है तो उसके अंदर हम लोग नॉन कोमेडोजेनिक सनस्क्रीन्स यूज़ करते हैं, जिससे कि उनके कोमेडोन्स जहाँ से एक्ने बस्ट होते हैं वो ना हो। इस तरह का रहता है। तो जिस तरह से आप पूछ रहे थे कि जो दाने जो निकल आते हैं वो यूजुअली क्या रहता है कि मौसम के अनुसार ज़्यादा रहता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं रेनी सीजन है, टेम्परेचर ज़्यादा है, एनवायरनमेंट ह्यूमिड है, तो इसके अंदर क्या रहता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ की बड़ी संभावना है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशंस हैं, ह्यूमिड कंडीशंस हैं, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को फ्लरिश करती हैं, बढ़ाती हैं हमेशा। तो इस केस के अंदर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो इन्फेक्शंस हैं, संक्रमण हैं, वो बढ़ जाते हैं। लाइक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे देश की जलवायु के हिसाब से है, स्पेशली वर्षा ऋतु के अंदर फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना। फंगल इन्फेक्शंस में क्या रहता है कि गोलाकार या अर्ध गोलाकार टाइप के कुछ आकार के लीजन्स बन जाते हैं। वो यूजुअली ऐसी जगह पे होते हैं शरीर पे जहाँ पसीना ज़्यादा आता है ना। लाइक हमारे फोल्ड्स हैं, पैरों के बीच के फोल्ड या बाजुओं के बीच के फोल्ड, इन जगह पे ज़्यादा होते हैं, बट बाकी जगह भी हो सकते हैं। इवन फेस पे भी आजकल बहुत ज़्यादा होने लगे हैं ना। फंगस को अगर ब्रॉडली अपन कहें तो जो सुपरफिशियल फंगस है ना कुलदीप, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज टीनिया, जिसको हम दांत बोलते हैं। दूसरा एक कैंडिडाइसिस होता है, जो अपनी अंगुलियों के बीच के अंदर वाइट कलर के जो दाने हो जाते हैं, वो उस तरह का वो ये फंगस के कारण होता है ना। तो हमने देखा कि वर्षा ऋतु में जो लाल दाने निकल आते हैं, यूजुअली वो फंगस का इनिशियल रूप होता है, फिर वो बढ़ के फंगस का रूप ले लेता है। जी, वैसे तो ये पेशेंट की देखने के बाद, उसकी कंडीशन देखने के बाद ही मेजर होगा कि उसका ट्रीटमेंट क्या है या उसके रीज़न, रूट कॉज क्या है। लेकिन एक बेसिक यदि मैं सवाल पूछूं तो एक स्किन को जो है प्रोटेक्टेड रखने के लिए एक फूड का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक इंसान टू इंसान वेरी करता है कि किसी को क्या फूड सूट करेगा, क्या नहीं करेगा। इन जनरल स्किन को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, थोड़ा सा खूबसूरत वो दिखे, तो कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनको इनटेक इंसान को करना चाहिए? आपने बड़ा सही कहा। जैसे कहते हैं कि ब्यूटी इज फ्रॉम द इनसाइड, जब हम खाते हैं उसी का वो अपनी स्किन के ऊपर सब कुछ दिखता है।
तो सबसे ज़रूरी पार्ट तो ये कि स्किन हमारी हाइड्रेटेड रहे, है ना। वी हैव टू टेक अ फ्यू ग्लासेस ऑफ वाटर ना, लाइक 4 से 5 ग्लास पानी के हम दिन में पिएं, याद करके पिएं, अगर आपकी आदत में नहीं है तो भी लें। खाने के अंदर यूजुअली क्या अवॉइड करना चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ श्रोताओं को, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप स्किन को ग्लोइंग चाहते हैं, आपके हेयर्स को अच्छा चाहते हैं, तो यू हैव टू अवॉइड टोबैको इन एवरी फॉर्म। लाइक स्मोकिंग हम नहीं कर सकते हैं, गुटखा चेविंग हम नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि हुक्का सेफ है, हुक्का इज इक्वली डेंजरस, है ना। लाइक चाहे सिगरेट हो, चाहे चेविंग टोबैको हो, चाहे हुक्का हो, इन तीनों का जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, नॉट ओनली ऑन स्किन, ऑन अदर सिस्टम्स ऑल्सो, दे आर मोर और लेस सेम। तो बेसिकली क्या रहता है कि फर्स्ट अगर गाइडलाइंस में कहूँ तो मेरे श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि आपको स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि स्मोकिंग में निकोटिन होता है, टार होता है और भी केमिकल्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन की जो ब्लड को ले जाने वाली वाहिनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, पतली पड़ जाती हैं ना। तो जो टारगेट ऑर्गन है उसके ऊपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हमारी स्किन के ऊपर। अब जैसे हमने देखा खेत के अंदर अगर किसी क्यारी के अंदर पानी नहीं पहुंचेगा तो वहाँ की फसल सूख जाएगी, है ना, या मुरझा जाएगी। सेम वे हमारी स्किन के साथ होता है। यदि हम स्मोकिंग करते हैं तो कंस्ट्रिक्शन हुआ, तो स्किन के अंदर प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हुआ, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का फ्लो नहीं हुआ, प्रॉपर इवन वाटर का फ्लो नहीं हुआ, तो ड्राइनेस बढ़ जाएगी, स्किन की ग्लो कम हो जाएगी, हेयर थिनिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग इन फूड इज टू अवॉइड स्मोकिंग, देन वी शुड अवॉइड अल्कोहल एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि अल्कोहल से भी डिहाइड्रेशन, हिपेटोटॉक्सिसिटी, लीवर की जो टॉक्सिसिटी होती है वो होती हैं। इसमें एल्डिहाइड्स बनते हैं अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म के बाद में, तो उससे भी स्किन की ग्लो खत्म होती है, तो वो भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। अब क्या करना चाहिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ज़रूरी चीज़, जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करना है, वाटर इनटेक रखना है। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप अच्छे से लें, फ्रूट्स, स्पेशली सीजनल फ्रूट्स, है ना। आउट ऑफ सीजन फ्रूट्स लेना ठीक नहीं है। नेचर ने सब फ्रूट्स सीजन के हिसाब से हमारी सेहत के लिए उसी हिसाब से बनाए, है ना, तो वो हम मॉडरेट अमाउंट्स में ले सकते हैं। फ्रूट्स का बहुत एक्सेसिव लेने से शुगर इंटेक बढ़ जाता है, बट आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स किसी भी अमाउंट में ले सकते हैं। इसके अलावा हम साफ़ सफाई का ध्यान रखें। दिन में अगर गर्मी का मौसम है, बरसाती ऋतु है, तो दिन में 2 बार स्नान करें, अन्यथा भी 1 बार तो स्नान करना ज़रूरी है। जब हम स्नान करें तो हमारी स्किन के हिसाब से ही हम सोप चुनें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप एक बहुत ड्राइंग सोप को अवॉइड करके मॉइस्चराइजिंग सोप या ग्लिसरीन सोप टाइप का यूज़ करेंगे, या इवन बॉडी लोशंस आते हैं जो वॉश करने के लिए बॉडी को, वो अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर हम जब स्पेशली रेनी सीजन में, हमारे कपड़ों का चयन बहुत सही होना ज़रूरी है कि हम सूती कपड़े पहने, कॉटन के हों, जिसके अंदर एयर एंट्री बेटर हो। अभी क्या ऑफ लेट मैंने कुलदीप एक चीज़ नोट की है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे स्पेशली यंगस्टर्स आते हैं ना, जिनके फंगस का इन्फेक्शन होता है या स्किन के दूसरे संक्रमण इस मौसम के होते हैं, उनके अंदर मैंने देखा कि वो आउट ऑफ फैशन या पता नहीं ट्रेंड के कारण उनके जो भी कपड़े हैं वो बहुत ही सिंथेटिक होते हैं और टाइट होते हैं। तो स्पेशली टाइट क्लोथ्स को तो अवॉइड करने की ज़रूरत है। और क्लोथ्स के अंदर भी जो इंटरनल क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं, अंडर गारमेंट्स वगैरह, वो बिल्कुल यूजुअली हम देखते हैं कि ऊपर तो इलास्टिक होता ही है उसको होल्ड करने के लिए, नीचे भी आप थाइज में इलास्टिक लगे हुए चल रहे हैं ना अंडर गारमेंट्स, तो यूजुअली मुझे लगता है कि वो चीज़ें हमें अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। एक डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने देखी है कि आजकल जैसे ही फैशन ज़्यादा प्रचलन में आया है, ख़ासकर यंगस्टर्स में, तो कैसा पहनना है, कैसा खाना है, कैसे रहना है, वो सब डिपेंड करता है कि आप क्या कंटेंट वॉच कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होना आपके दिमाग में शुरू हो जाती हैं, वैसे ही आप परफॉर्म करते हैं। तो बिसाइड फ्रॉम दिस कंटेंट, हेल्थ के अलावा, आप क्योंकि खुद एक बाय प्रोफेशन आप एक डॉक्टर हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, सबसे पहले मानसिक स्थिति उसको ठीक करना बेहद ज़रूरी है। तो आप यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में, क्योंकि आपने कहा कि नशा वो बढ़ रहा है, काफ़ी फैशन काफ़ी अलग तरीके से फॉलो किया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए एक माइंडसेट युवा का कैसा होना चाहिए, आप क्या मानते हैं? राइट, हाँ देखिए कुलदीप, बेसिकली क्या अभी हम, है ना, जैसे कि आपने सही कहा कि युवा फैशन को फॉलो कर रहे हैं, और फैशन में ही क्यों, खान पान में, सब चीज़ों में ना ग्लोबलाइजेशन का दौर है, मोर और लेस, है ना। हमारे पास कंटेंट्स का एक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बाकी चीज़ें हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि वेस्टर्न कंटेंट्स देखते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड कंटेंट्स देखते हैं, बाकी कंटेंट मेकर्स का भी देखते हैं, बट बेसिकली क्या कि हमने नॉलेज तो ले लिया कंटेंट का, देन उसको रेलेवेंस को अपने को लोकलाइज करने की ज़रूरत है। कि हम कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो जो सजेस्ट कर रहे हैं क्या हमारी लाइफस्टाइल में वो पॉसिबल है,
क्या हमारी जलवायु में वो पॉसिबल है, और क्या वो मेरी बेस्ट वर्किंग आउटपुट्स देने के लिए कंड्यूसिव है। अब जैसे मैं मेरे प्रोफेशन को देखता हूँ, तो मुझे 8 से 10 घंटे लगभग कंसल्टेशंस देनी होती है ना, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे क्लोथ्स बहुत ही कंफर्टेबल हों, है ना, दे शुड नॉट पिंच मी एनीवेयर ऑन माई बॉडी, और मुझे लगे कि मैं 8 से 10 घंटे कंफर्टेबली, मतलब मेरा ध्यान केवल मेरे पेशेंट्स और उनके केयर पर ही रहे, असुविधा मुझे महसूस ना हो ना, सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद में हम कोशिश करते हैं कि रेलेवेंट जो चल रहा है उसी तरह कपड़े पहने चलेंगे ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप खुद का ख्याल रखना सीखें। ज़्यादा ख्याल हम रख रहे हैं दूसरों का कि मैं दूसरे मेरे बारे में कैसा सोच रहे हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, खुद की जो एक कंफर्ट जोन है उससे थोड़ा सा आउट हम हो गए। सर अभी हम क्योंकि बात कर रहे हैं स्किन केयर की, तो स्किन कहते हैं कि स्किन ज़्यादा ग्लोइंग तब होती है जब आप इनसाइड हैप्पीनेस भी रखते हैं। खुद से अंदर से आपको खुश रहना ज़रूरी है। आप कितने टेंशन में, तो फिर आप कितनी प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए, आपकी स्किन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका कितना रिलेवेंस है? राइट या कुलदीप, वेरी वेल सेड कि देखो हमारे इमोशनल जो सेटअप है ना वो स्टेबलाइज रहे, हम खुश रहें अंदर से, ये इवन स्किन में बहुत ज़्यादा दिखता है। अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो स्किन कभी भी आपकी वो दिखा नहीं पाएगी, है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इमोशनली हम लोग स्टेबल रहें। बेसिकली अननेसेसरी का स्ट्रेस रखना ये तो हमेशा ही नॉन कंड्यूसिव है, तो स्ट्रेस कम रहे उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, यदि हो सके तो मेडिटेशन इज़ अ गुड थिंग, इफ़ यू कैन डू फॉर 15 to 20 मिनट्स, देन वी शुड टेक गुड स्लीप, है ना। मुझे लगता है 7 से 8 घंटे की स्लीप, आप चाहे कितना भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फिर भी इवन इन माई केस आई हैव टू टेक 8 आवर्स स्लीप, है ना। मुझे 8 घंटे सोना ही होता है, उसके बिना मैं बाकी टाइम ढंग से काम नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे लगता है साइंस भी ये कहती है कि 6 से 7 घंटे तो मिनिमम सभी को सोना ही चाहिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि आपको अगर इंटरनली हैप्पी रहता है ना कुल, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया उसके अंदर ये कि आपको 1 या 2 हॉबीज डेवलप करने की जरूरत रहती है ना, दैट वे यू फील वेरी रिलैक्स्ड, और बहुत अच्छा लगता है आपको एट द एंड ऑफ द डे। लाइक मैं पर्सनली मेरे बारे में बताऊं तो ये है कि मैं पूरा काम करने के सब चीज़ों के बाद में मुझे टीवी देखने का या मोबाइल देखने का उतना शौक नहीं है, शुरू से ही नहीं है ना, पर मुझे किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं जैसे ही आधा 1 घंटे किताब पढ़ता हूँ तो आई फील टोटली रिलैक्स्ड, और बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को ना। और किताब के अंदर पता नहीं इस तरह से रुचि धीरे धीरे करके डेवलप हो गई है कि मैं फाइनेंस की हूँ, एजुकेशन की हूँ, सोशियोलॉजी की हूँ, फिलोसफी की हूँ, सभी प्रकार की किताबों को मोर और लेस एंजॉय कर लेता हूँ ना। तो मुझे लगता है ये हॉबी भी युवा डेवलप कर सकते हैं। अब आपने बुक्स की सर बात करी, क्योंकि मैं भी किताबें पढ़ने का शौक रखता हूँ। तो मुझे लगता है कि बुक्स जो इंसान पढ़ता है वो उस किताब का जब निचोड़ आप कंक्लूजन निकालते हैं लास्ट में, तो आप इतना सीखते हैं जितना आप शायद इस मोबाइल फोन से नहीं सीख सकते। और आप अपनी लाइफ में इमेजिन करना, क्योंकि जब आप एक बुक पढ़ रहे होंगे तब आप उस सीन को या उस पिक्चर को इमेजिन करते हैं, तो उससे आपकी पर्सनल इमेजिनेशन भी काफ़ी अच्छी होती है और आपको चीज़ें सीखने का मौका भी मिलता है। खैर किताब की सर बात चली, तो रिसेंटली कौन सी बुक पढ़ रहे हैं आप? राइट देखिए, रिसेंटली मैंने अभी होमो सेपियंस कंप्लीट की है, है ना। युवल नोआ हरारी जो काफ़ी फेमस हिस्टोरियन है इजराइल के, उनकी लिखी हुई बुक है होमो सेपियंस, और अब तो इसका हिंदी में भी एडिशन आ गया है, तो जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी वेल रिटन बुक, है ना। सर थोड़ा जानना चाहेंगे इस बुक में क्या किस परिक्षेप में है, क्या है इसमें? बिल्कुल देखिए, होमो सेपियंस बेसिकली क्या है कि इसको ना इस तरह से लिखा गया है, मैं इवन जो पेरेंट्स भी सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं, जो बड़े लोग हैं जिनकी उम्र मतलब मेरी उम्र के हैं या 25-30 साल से ऊपर के हैं, वो होमो सेपियंस जो ओरिजिनल बुक है, काफ़ी मोटी बुक है, वो पढ़ सकते हैं। उसकी लैंग्वेज भी स्लाइटली डिफ़िकल्ट है ना, और उसके अंदर थोड़ा टाइम भी डिवोट ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रिंट साइज छोटी है। इवन एक होमो सेपियंस का किड्स के लिए भी एक एडिशन आया है बच्चों के लिए, तो वो उसके अंदर क्या है कि फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी है, बहुत सिंप्लीफाई किया गया है, पिक्चर भी उसके अंदर है। तो मैं मेरी बिटिया के लिए वो भी साथ में लेके आया था, तो मैंने पढ़ा, आई गॉट हाईली इम्प्रेस्ड विद द राइटर एंड विद द कंटेंट। तो उसके अंदर बेसिकली क्या है कि आदमी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरह से आदमी बना, किस तरह से वो सोचता है, क्यों आदमी दुनिया पर राज करता है, लाइक है ना। उसके अंदर एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको एक बताता हूँ, बिल्कुल छोटी सी, विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, है ना। उसमें ये लिखा है कि आप एक सीन इमेजिन कीजिए कि एक है ना बैरन आइलैंड है, जैसा कोई द्वीप है जो छोटा सा, उसके अंदर और कुछ नहीं है ना। आप उसके अंदर पहुंच गए, आप अकेला आदमी पहुंच गया, और एक गोरिल्ला पहुंच गया अकेला, अच्छा, है ना। अब वो क्वेश्चन पूछते हैं राइटर कि आप बताएं कि अब सर्वाइवल के चांसेस किसके ज़्यादा होंगे,
तो आउटराइटली हम कह सकते हैं गोरिल्ला इज मोर पावरफुल। क्योंकि तो वो उसको मार देगा, है ना, तो वो गोरिल्ला ही जिएगा उसके अंदर। अगर मान लो दोनों लड़ते हैं तो उस केस के अंदर वो है ना, तो वो पावरफुल इज गोरिल्ला। तो फिजिकली वी आर नॉट पावरफुल देन मेनी अदर एनिमल्स। फिर भी हम क्यों, मतलब ह्यूमन सारे देश दुनिया को चला रहा है। तो कहते हैं दूसरा सीन इमेजिन करो आप कि उसी आइलैंड पे 50 गोरिल्लाज हैं और 50 ह्यूमन बींग्स आदमी हैं, उनको छोड़ दिया गया। अब सर्वाइवल किसका होगा? सर्वाइवल आदमी का होता है, क्योंकि उनको क्या होता है, कोऑपरेट करना आता है आपस में। कि हम कोऑपरेट करके किसको कैसे they can plan, they can execute. हाँ, एग्जीक्यूट। और कोऑपरेट भी क्या हम ऐसे एंटिटीज में कर लेते हैं जिसके बारे में हम इमेजिन नहीं करते ना, लाइक कि भाई ये देश के हैं तो देश का पूरा एक साथ, जिनको नहीं भी देखा उसके साथ भी हम वी कैन कोऑपरेट विद देम। तो ये आदमी का एक बड़ा उसमें बड़े ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हैं जिसको हम सोचते हैं तो ही पता चलता है कि बड़ा अच्छी कॉन्सेप्ट है। तो वाकई में एक ह्यूमन साइकोलॉजी को भी ये बताता है कि आप कैसे इंसान सोचता है, चीज़ें करता है। सर, क्योंकि एक बहुत सारा वेरिएशन बुक्स को लेकर के है, और इस इंटरव्यू को हम अब इंटरव्यू ना रखते हुए एक पॉडकास्ट फॉर्म में रखते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हम जब कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं तो हमें लगता है कि जो हमें देखने सुनने वाला है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उनको वो चीज़ दें जो वाकई में उनके जीवन में इम्पैक्ट लाए। तो किताबें, क्योंकि बहुत सारे लोग बातें तो करते हैं कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा ये ऑब्जर्वेशन है सर, जो बुक पढ़ने वाला इंसान है वो आपको हमेशा अलग दिखेगा। वो थोड़ा सा पीसफुल होगा, थोड़ा चीज़ें टाइम लेके उनको, मतलब उन पे रिएक्शंस देता होगा, रादर देन जो अलग उस किस्म का वो है। अब मैं इन दिनों मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ता हूँ, तो उस बुक का नाम है मीरा चरित्र। और मीरा चरित्र जो है वो मीरा जी के जीवन पे आधारित है। और सौभाग्यवती कुंवरी बाई सा एक राइटर है जो कि खुद एक संत है, वृंदावन में उनका निवास है, वो मीरा जी के परिवार से ही आती हैं। तो उन्होंने वो बुक लिखी। तो मैं जब उससे पहले जब मैं मीरा जी के बारे में पढ़ता सोचता था तो मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और था, फिर जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और हो गया। तो वाकई में मुझे लगता है कि यदि आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें एक डिफरेंट एंगल से देखने का भी मौका मिलता है। तो हम तो, क्योंकि हमारी बातचीत में यही हम समझ पा रहे हैं कि बुक्स जो है वो सबको पढ़नी चाहिए। एक सर, मैं, क्योंकि आप हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हैं, मेरी काफ़ी कोशिश रहती है कि जब भी मैं किसी पर्सन के साथ में कॉन्वर्सेशन करूँ तो मेरे साथ साथ ऑडियंस भी कुछ अलग पर्सपेक्टिव जाने दुनिया का, क्योंकि हर व्यक्ति एक अलग नज़रिया रखता है। आप, क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना भी पड़ता है। प्रैक्टिकली कहा गया कि एक डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप है, क्योंकि वो एक ह्यूमन को बचाता है, उसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है। तो किताबें खूब पढ़ी है आपने, निजी जीवन में भी अलग तरीके के केसेस भी आप देखते हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी जी हैं, स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया भी है, क्योंकि आप एक प्रोफेसर रहे हैं। तो ये जो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, टेक्निकल एरा आ गया है, सुबह आँख खोलने से लेकर रात को सोने तक मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन स्क्रॉल हो रही है, और बहुत सारी चीज़ों को आप, जो कंटेंट आपके लिए काम का भी नहीं है वो भी आप अपने दिमाग को पोषित करें, क्योंकि दिमाग को आप जो देंगे, विचार ही इसका पोषण है। Definitely. इस दिमाग का फूड जो है वो विचार है। तो आप क्या मानते हैं, ये टेक्नोलॉजी का एरा जो है, इसको यूज़ करते करते, एक इंसान यूज़ भी करे, ऐसा नहीं बिल्कुल यूज़ ना करे, यूज़ करते करते कैसे अपने आप को बहुत अलग व्यक्तित्व के तौर पे निखार सकता है? हाँ कुलदीप, देखिए बेसिकली क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको अपन एक दुधारी तलवार की तरह देख सकते हैं ना, डबल एज स्वॉर्ड जिसको बोलते हैं। आप चाहें तो उसको ठीक से यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो उससे हाथ कट जाएगा या आपको नुकसान भी हो जाएगा ना, वो वाली चीज़ है। तो स्पेशली क्या, टेक्नोलॉजी के अंदर कंटेंट्स, इतने अच्छे कंटेंट्स अवेलेबल हैं कि सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो मुझे लगता है वो सबसे सुलभ जो तरीका है वो कंटेंट्स ही है। अगर आपको सही कंटेंट क्रिएटर तक आप पहुंच जाते हैं, उनकी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, उन पे मनन करते हैं और उसको अपने चरित्र में अगर आत्मसात करते हैं तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। बड़ा फ़र्क पड़ता है। दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने देखा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी यूज़ हो रहा है ना, वेरी इम्पैक्टफुली, एंड इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल ऑल्सो, है ना। अब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अक्सर ये कहा जाता है कि इज़ इट गोइंग टू टेक आवर जॉब्स, क्या ये हमें बेरोज़गार कर देगा। तो मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, जो एनवीडिया चिप मेकर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट चिप मेकर, यूएस की कंपनी है, एक बार तो वो सबसे बड़ी कंपनी भी हो गई थी, वो शेयर मार्केट के रेट्स के हिसाब से होता है। तो उनके संस्थापक से पूछा गया कि क्या इस तरह से होगा, तो उनका जवाब था कि देखिए इस तरह से नहीं होगा। बेसिकली क्या, एआई अभी भी है ना, किसी भी काम को 0 से 100% तक नहीं कर सकती, पर आपके काम का जो हिस्सा है ना, उसका 20 से 30% ऐसा पार्ट होगा जिसको एआई आपसे 100 गुना अच्छा कर सकती है। तो उनका कहना ये था कि आप एआई को अगर अपनी कार्यशैली के अंदर अपना लेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, और वो लोग जो एआई को अपनी कार्यशैली में अपना लेंगे
वो दूसरे लोगों का जॉब ले लेंगे, एआई जॉब नहीं लेगा। एआई जॉब नहीं हाँ, लेगा, तो yes, ये yes. मुझे लगता है क्योंकि ह्यूमन नीड्स तो हमेशा रहेंगी। रहेगी। एआई को भी हैंडल करने के लिए ह्यूमंस तो लगेंगे। अब आप कितने मैच्योर इनफ हैं उसको हैंडल करने के लिए, उस पर डिपेंड करेगा। अब सर एआई की क्योंकि हमने बात देखी तो आजकल एआई का काफ़ी डिफरेंटली यूज़ हो रहा है। एक इंटरव्यू मैं भी देख रहा था, उसमें एक लेडी कह रही थी कि मैं एआई से कहना चाहती हूँ कि मेरे जो काम है, जैसे मुझे म्यूजिक प्रोड्यूस करना पसंद है, गाना पसंद है, राइटिंग करना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, तुम वो मत करो। मेरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन जो मेरा काम तुम वो करो। मतलब तुम मेरा जो इंटरेस्ट है वो मत छीनो मुझसे, तुम वो मेरी जो ऑब्स्टिकल्स हैं जो मेरे के लिए प्रॉब्लमेटिक है तुम वो काम करो। तो ये कहीं ना कहीं हमें भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हमें एआई से क्या तो करवाना है और क्या नहीं करवाना है। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। अंत में मैं इस कॉन्वर्सेशन को फिर उसी टॉपिक पे लाऊंगा जिस पे हमने शुरुआत करी थी, स्किन केयर से। आजकल बहुत सारे ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि आप यूज़ कर लेते हैं। तो एक खासकर फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल थोड़ा सा कम सजना संवरना उनका कम होता है। तो जो फीमेल हमारी जो देख रहे हैं हमारे दर्शक और जो सुन रहे हैं, उनको आप क्या बताएं कि प्रोडक्ट चूज़ करते समय उनको किन खास बातों का ख्याल रखना है? राइट कुलदीप, देखिए हाँ, बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा आपने ना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मैं देखो ये निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो क्या है कि अपने को ना मिनिमल यूज़ करना है प्रोडक्ट्स का। हम कम से कम चीज़ें क्या यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। लाइक अगर मुझे कोई कहे कि एक प्रोडक्ट मुझे स्किन केयर को एनहांस करने के लिए यूज़ करना है, तो व्हाट यू विल सजेस्ट एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। तो मैं मेरे सुनने वालों को, श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि अगर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आप स्किन केयर के लिए लेना चाहते हैं, दैट वुड बी अ सनस्क्रीन, है ना। सनस्क्रीन हैज़ टू बी यूज्ड बाय एवरीवन इवन इफ वी लिव इनसाइड, है ना। ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, अपन धूप में जाएं तो ही सनस्क्रीन से रहे ना। सनस्क्रीन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यूज़ करना ही चाहिए ना। इट शुड बी गुड क्वालिटी, नीड नॉट बी वेरी कॉस्टली, बट गुड क्वालिटी, अच्छी रेप्यूटेड कंपनी का हो तो बढ़िया काम करता है। आपकी स्किन के हिसाब से एक बार डर्मेटोलॉजी से लिखवा लें, फिर वो चलता रहता है। सेकंड, अगर आप कहें कि उसके बाद में क्या है, तो उसके बाद में रहता है कि यू शुड हैव अ गुड क्लींजर, जो आपको फेस को क्लीन करने के लिए आप फेस वॉश एक आपकी सूटेबल स्किन टाइप का आपके पास वही हो, उसी को यूज़ करें। थर्ड प्रोडक्ट विल बी अ गुड मॉइस्चराइजर, है ना। नाइट टाइम पे इवन इफ़ यू आर यंग और आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो इवन जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं, एक बार आपको मॉइस्चराइज भी करना है इसको। दैट्स ऑल। स्किन केयर में केवल इन तीन ही चीज़ों की जरूरत होती है ना। वन इज सनस्क्रीन, वन इज क्लींजर एंड वन इज अ मॉइस्चराइजर। अब उसके अलावा क्या, स्किन की जब डिजीज होती है ना तो हम लोग और यूज़ करते हैं, लाइक एक्ने, तो एक्ने की हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसको फिर वो करेक्टिव्स बोलते हैं हम लोग ना, एक्टिव प्रिंसिपल्स या करेक्टिव्स बोलते हैं, जो उस डिजीज़ के लिए पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं ना। तो यही देखना है। प्लस क्या है कि आपकी स्किन के अंदर जैसे यंगस्टर्स हैं जिनके एक्ने प्रोन स्किन होती है, एक्ने उन मुँह से निकलने की उम्र है, जैसे हम देखते हैं टीन एज में ना, इट स्टार्ट्स अराउंड 15 और 25 ईयर्स तक ज़्यादातर लोगों को रहती है। एक्सेप्शंस हैं, 40 ईयर्स तक भी रहती है, 10-11 साल की उम्र में शुरू हो जाता है कई बार। तो उन्हें ये देखना है अपने लेबल्स पे जो यूज़ करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उसमें नॉन कोमेडोजेनिक लिखा हो, वो प्रोडक्ट्स जेल बेस्ड हों, पैराफिन फ्री हों, इस तरह की मोटी मोटी चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो। तो हमारे साथ इस खास चर्चा में थे डॉक्टर अशोक चौधरी सर, जिनसे हमने अलग अलग मायनों पे डिस्कशन किया। सर जाते जाते हमारी ऑडियंस को आप क्या खास मैसेज देना चाहेंगे जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं? हाँ कुलदीप, बहुत ही अच्छी टॉक रही आपके साथ में। आपके बड़े नॉलेजेबल और क्वेश्चंस थे आपके। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि स्किन केयर का ध्यान रखें तो क्या रहता है कि हम बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं अगर बेसिक स्किन केयर हम रखें तो। जैसा कि मैंने अभी बताया था, बेसिक स्किन केयर में स्किन को क्लीन करना, मॉइस्चराइज करना, सनस्क्रीन यूज़ करना, कपड़े लूज़ पहनना, इस तरह के पहनना जो कॉटन के हों, जिसके अंदर एरेशन प्रॉपर हो। अगर ये सब हम रखते हैं तो स्किन की बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा खान पान का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है। नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने की ज़रूरत रहती है। इन सब के साथ में हम एक अच्छी स्किन पा सकते हैं। तो ये खास चर्चा हमने करी डॉक्टर अशोक चौधरी सर से। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही हमारे साथ चर्चाओं का दौर आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद कुलदीप, मुझे मौका देने के लिए। मैं बिल्कुल हमेशा हाजिर रहूँगा जब भी आप याद करेंगे। जी, थैंक यू। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।